शक। शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। शक जब किसी व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है तो उससे ऐसे अपराधों को अंजाम दिलवा देती है जो सोचना भी कठिन है। जो व्यक्ति जिससे प्यार करता है उसकी ही इतनी निर्मम हत्या कर सकता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। साल 1995 में एक ऐसी घटना को शक ने ही अंजाम दिलवाया था, जब एक पति ने अपनी ही पत्नी को तंदूर में जलाकर मार दिया था। ये घटना दिल्ली में हुई थी, जिसने राजधानी समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1995 में हुई एक ऐसी निर्मम हत्या के बारे में जो शायद ही किसी को पता हो। ये एक ऐसी घटना थी जो उस समय तो खूब सुर्खियों में रही, लेकिन उसके बाद किसी ने इसके बारे में न जानना सही समझा और न समझना उचित समझा। ये वो घटना थी जब एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ शक के बिना पे इतनी निर्मम हत्या के रूप में अंजाम दे दिया जिसे सोचना भी कठिन था। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज टाइम से, जब 3 दोस्त होते हैं, जिसमें से एक सुशील शर्मा होता है, नेहा साहनी होती हैं और एक करीम नाम का लड़का होता है। ये 3 दोस्त साथ में थे जो पढ़ रहे थे और ये तीनों कॉमन फ्रेंड थे। वहीं पर नेहा और करीम का अफेयर चल रहा था, जबकि सुशील और नेहा सिर्फ अच्छे दोस्त थे। वहां पर प्यार जैसी कोई भावना इन दोनों के बीच में नहीं थी। कॉलेज टाइम तक सब सही चलता है, तीनों सही से पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं। और वहीं नेहा और करीम शादी करना चाहते थे। दोनों अपने प्यार को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि नेहा साहनी एक सिख थी और करीम एक मुस्लिम था, जिसकी वजह से परिवार के दबाव में आकर करीम ने अपनी ही धर्म की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसके बाद नेहा और करीम ने इस बात का निर्णय लिया कि वो दोनों लाइफ टाइम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और इन पुरानी बातों को हमेशा याद रखेंगे। तो वहीं पर जब करीम की शादी हो गई, उसके बाद नेहा साहनी काफी डिप्रेशन में रहने लगी, वो ड्रिंक करने लगी और ऐसे तमाम व्यसनों का सामना करने लगी। जिसके बाद सुशील उसके करीब आया और उसको सांत्वना दी, और धीरे धीरे दोनों कब करीब आ गए और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये इन दोनों को भी नहीं पता चला। फिर सुशील ने नेहा से शादी का प्रस्ताव रखा और नेहा ने भी झटपट हाँ कर दी। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और ये शादी कुछ दिनों तक सही चली, कुछ महीनों तक सही चली, या ये कहें कि सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही सही चली। उसके बाद सुशील का असली रूप सामने आने लगा। सुशील डेली ड्रिंक करके घर आता था और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। नेहा ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे लोक लाज का डर था और इससे वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन जब नेहा को पता चलता है कि सुशील का कहीं और अफेयर चल रहा है, तब वो इस बात को लेकर सुशील से सवाल करती है और सुशील काफी नाराज हो जाता है और गुस्से में अपनी ड्रॉर से पिस्टल निकालता है और फायर कर देता है। ये सिर्फ मिस फायर था और वो नेहा को डराना चाहता था। नेहा को वो डरा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने मिसफायर की, जिससे नेहा काफी डर भी गई। और नेहा जो काम अक्सर करती थी और अपने इमोशनल विचारों को शेयर करने के लिए वो करीम को फोन करती है और करीम को ये घटना बताती है। जब सुशील नेहा को मारता था उस वक्त वो अक्सर करीम को फोन करके अपने दुखों को बताया करती थी कि सुशील से शादी करके वो किस कदर पछता रही है। सुशील जैसा लाइफ पार्टनर पाकर उसे जिंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और करीम उसे सपोर्ट भी देता था, इमोशनल सपोर्ट उसे करीम से ही मिलता था। उसने सुशील से शादी जरूर की थी, लेकिन अभी भी करीम से उसकी एक अच्छी दोस्ती चल रही थी, जिस पर सुशील को शक था। सुशील को शक था कि हो ना हो करीम और नेहा आज भी मिलते हैं और इन दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। नेहा करीम को फोन करती है और कहती है कि वो अब अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना करियर शुरू करेगी और वो सुशील को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। ये बात कुछ ही दिन पहले हुई थी और करीम ने इस बात में पूरा सपोर्ट किया था नेहा का। नेहा ने जब ये विचार सुशील को बताया तो सुशील काफी नाराज हुआ और उसने मारपीट की और उसके बाद वो कहीं चला गया। उसके कुछ दिनों बाद जब सुशील अपने घर आता है तो देखता है कि नेहा हाथ में ड्रिंक लेकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुशील उसे देखता है और नेहा उसे देखती है तो फोन कट कर देती है और सुशील के लिए भी एक ड्रिंक बनाती है और अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है।
सुशील अपनी ड्रिंक पीता है और पीते पीते जैसे उसे नशे का खुमार चढ़ता है, उसका शक और बढ़ता जाता है। फिर वो अचानक रिडायल कर देता है, जो रिसेंट डायलिंग में नंबर था उस पर कॉल कर देता है और उधर से करीम बोलता है। ये सुनकर जब करीम बोलता है, सुशील को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्टल निकालता है और नेहा के ऊपर गोलियां चला देता है। नेहा इस गोलीबारी में मारी जाती है और उसके बाद रात के 1 बजे, तकरीबन रात का 1 बज रहा था, जब अगल बगल के सारे लोग चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त सुशील अपनी ही पत्नी को एक चादर में लपेटता है और अपने ही बगिया स्थित एक रेस्टोरेंट में लेकर पहुंच जाता है, जहां पर उस वक्त उसका मैनेजर केशव था और एक गार्ड था। वो अपने रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका था, सिर्फ तंदूर में आग दहक रही थी। वो अपनी पत्नी को वहां ले जाता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है और उसे तंदूर में डालकर जला देता है। ये जल भी जाता और ये मामला शायद दब भी जाता और किसी के सामने आता ही नहीं, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल वहां पर गश्त कर रहे थे और उनको अचानक एक बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखता है। वो पास जाते हैं तो गार्ड से पूछते हैं क्या हुआ। अंदर से एक व्यक्ति निकल के आता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये सुशील शर्मा था, जो सामने आता है और कहता है कि अंदर कुछ वेस्टेज जलाया जा रहा है, तो आप चिंता न करें, आप जाइए, जैसे ही जल जाएगा ये आग अपने आप, ये धुआं अपने आप बंद हो जाएगा। कांस्टेबल्स को संतोष हो जाता है, वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक महिला की चिल्लाने की आवाज आती है, आग लग गई, आग लग गई। वो कांस्टेबल फिर वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो धुआं निकल रहा था वो अब आग की लपटें हो चुकी और वो लपटें उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रही। कांस्टेबल को शक हुआ तो उसने एक पुलिस का जस्ता और बुलाया और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया कि यहां पर ऐसा ऐसा सामने आ रहा है, और उसके बाद गार्ड की मदद से दोनों कांस्टेबल रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि 2 व्यक्ति तंदूर को हवा दे रहे हैं। वो पूछते हैं तो सुशील कहता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है और उनका यहां से चले जाना ही बेहतर है। यहां पर पार्टी के कुछ वेस्टेज दस्तावेज हैं जिनको जलाया जा रहा है, तो कृपया इससे दूर रहें। लेकिन उसमें से एक कांस्टेबल मुस्लिम था जिसे मांस की बदबू आती हुई प्रतीत हुई और उसने तुरंत वहीं आसपास देखा, एक बाल्टी पानी मिला तो उसने तुरंत तंदूर में डाल दिया। फिर जब उन लोगों ने पास में जाकर देखा तो कुछ ऐसा हैरान कर देने वाला नजारा सामने था जिसे देखकर वो कांस्टेबल भी डर गए। उन्होंने देखा कि अंदर एक नरकंकाल है जो पूरी तरीके से जल चुका था, इसकी वजह से उसके ऊपर से चमड़ी हट गई। ये देखता है तो सुशील तो वहां से खिसक लेता है, लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है और वो केशव को पकड़ लेती है। फिर केशव से पूछताछ होती है, उसे इंटरोगेट किया जाता है तो केशव कुछ बताता नहीं है। वो कहता है कि वो रेस्टोरेंट सुशील का है और वो वहां पर मैनेजर है, सुशील के उस पर बहुत एहसान है। लेकिन अगली सुबह थाने पर एक व्यक्ति आता है और वो अपना नाम करीम बताता है। लाश बुरी तरीके से जल चुकी थी, इस वजह से पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई थी कि ये कौन है, और वहीं केशव बता भी नहीं रहा था कि वो लाश आखिर थी किसकी। वहीं अगली सुबह जब करीम थाने पर पहुंचता है तो कहता है ये किसी और की नहीं बल्कि सुशील की पत्नी नेहा साहनी की लाश है। और फिर पुलिस तलाश जारी करती है सुशील शर्मा की। 9 दिन तक लापता रहने के बाद सुशील शर्मा की आखिर खोज खबर मिल ही जाती है। 9 दिन बाद दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आता है कि सुशील ने बेंगलोर पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना साहनी के मर्डर से अपना कोई ताल्लुक नहीं बताया। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता कि ये कैसे हो। लेकिन एक कांस्टेबल ने जिसने सुशील से बात की थी, जिसने उसे क्राइम सीन पर देखा था, उसने कहा कि मैंने इसे वहां देखा है। तो पुलिस ने अपने तरीके अपनाए और उसके बाद सुशील टूटा और उसने वही कहानी बताई कि हाँ, मुझे अपनी पत्नी और करीम के रिश्ते पर कुछ संदेह था। इसकी वजह से मैंने कई बार नेहा से पूछा भी कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, लेकिन उसने कुछ बताना सही नहीं समझा और वो मुझे छोड़ना चाहती थी। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी। उसके बाद साल 2013 तक वो जेल में रहा और कोर्ट की कार्यवाही ऐसे ही चलती रही। फिर जेल में उसके अच्छे कंडक्ट की वजह से उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया और फिर साल 2018 में उसे आखिरकार तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
आपको क्या लगता है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के लिए महज 20-25 साल जेल में काट लेना सही है? जो व्यक्ति इतना घातक विचार रख सकता है कि अपनी ही पत्नी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर तंदूर में भूनने की सोच रख सकता है, जो व्यक्ति सिर्फ शक के बिना पर अपनी पत्नी को मार सकता है, उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर सकता है, उसके लिए क्या महज 20-25 साल जेल काट लेना पर्याप्त सजा होगी? आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।